लास्ट क्लास में जो पढ़ा उसको रिवाइज करिएगा। आप लोग सोशल एक्टिविटी कभी अच्छा करते हो, कभी बढ़िया हरकतें जो है एक्सेप्टेबल नहीं है बेटा। कोई करता है, आपको पता कैमरे में सब दिखता है, चलती क्लास में आगे उसकी पिटाई लगाओ ध्यान रखिए, है ना, चीजें दिखती, इसको विशेष ध्यान रखिएगा, सबको जिम्मेदारी दे रहा हूँ। फॉर पेशेंट विद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, अच्छे से पढ़िएगा इसको। When caring for patient with infective endocarditis, the nurse will assist the patient for which of the vascular manifestation select all that apply. हमने एंडोकार्डाइटिस पढ़ा और एंडोकार्डाइटिस में भी दो टाइप्स पढ़ा था, इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव। और ऑलमोस्ट मैंने जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको पढ़ाया था, दे आर द एग्जांपल ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब आपको इन ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से सिम्टम है व्हिच इज बिलोंग फ्रॉम द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। आगे समझ में? आपके सामने ऑप्शन है ऑस्लर नोड, सानवी लीजन, स्प्लिंटर हेमोरेज, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, एरिथमा मार्जिनेटम लीजन। देन यू कैन आइडेंटिफाई। हाथ खड़ा करना, इसको आंसर समझ में आ जाता है। बी, बी में लिखा ए बी सी, और सोच लीजिएगा। ऑस्लर नोड सबने पढ़ा, जानवी सबने पढ़ा, स्प्लिंटर जानवी तो सबको याद है, स्प्लिंटर हेमोरेज, दैट्स ए बी और ओके फाइन। प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था माइट्रल स्टेनोसिस। जस्ट रिमेंबर, हार्ट में कितने वॉल्स होते हैं बच्चों? 4 वॉल्स होते हैं, दैट इज अ ट्राइकस्पिड। और ट्राइकस्पिड का दूसरा नाम राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। देन बाइकस्पिड, बाइकस्पिड का दूसरा नाम लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर, और एक और नाम था माइट्रल वॉल। देन पल्मोनरी, pulmonary walls also known as semilunar walls. Then aortic wall, aortic wall also known as semi, which is the largest wall of the heart? Tricuspid. Which is the smallest wall? That is, दो टर्म्स आपको बताया था स्टेनोसिस, एक था स्टेनोसिस और एक था regurgitation. स्टेनोसिस का मतलब था, regurgitation का मतलब रिमेंबर, मैंने स्टेनोसिस में आपको कहा था ये वॉल डज नॉट ओपन कंप्लीटली, ये वॉल डज नॉट ओपन, और regurgitation का मतलब होता है बैक, that means does not close completely, does not close। ये दो डिफरेंशिएशन हमने देखा चारों वॉल में स्टेनोसिस, लाइक ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, बाइकस्पिड पल्मोनरी और वीकल से, और regurgitation में भी ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड पल्मोनरी और रिमेंबर एवरीवन। हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था माइट्रल वॉल स्टेनोसिस, माइट्रल वॉल ओके फाइन। अब माइट्रल वॉल स्टेनोसिस में नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को कैरी करते हैं, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा। एक फोटो दिख रहा है आपको, एनीबॉडी हैव एनी आइडिया अबाउट दैट कि ये कौन सा सिम्टम है और ये सिम्टम क्यों डेवलप होता है? एनीबॉडी? नो वन, ओके फाइन। सबसे पहले symptom will occur when the orifice is reduced by the 50%। ध्यान से देखिएगा, हमने जब वॉल के डायमीटर्स पढ़ा था, अगेन वी कैन सी वी हैव 4 वॉल्स, ये आपके 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हम बात कर रहे हैं माइट्रल वॉल, किसके बीच में होता है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज द माइट्रल वॉल। और बच्चों माइट्रल वॉल का डायमीटर कितना था? 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस माइट्रल वॉल का नॉर्मल साइज होता है 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वॉल जैसे जैसे नैरो होएगा, तो जितना ब्लड लेफ्ट एट्रियम में है उतना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जा पाएगा, तो ब्लड का एक्युमुलेशन कहां बढ़ेगा? आ रहा समझ में? By wall does not open completely, when your wall does not open, whole blood from the left atrium does not enter into the left ventricle, तो एटीएम एक्युमुलेशन बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। अब ये सिम्टम जो कब दिखने लगेगा? जब ऑलमोस्ट आपका ये जो ऑरिफिक है ये लगभग कितना हो जाएगा? 50%। कितना कवर हो जाएगा? 50%। अब 50% तक आपको सिम्टम नहीं दिखेगा, जैसे कोई भी डिजीज को आप देखोगे ना इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक होता है, जैसे आपको पता होगा ग्लूकोमा, यू नो ग्लूकोमा, ग्लूकोमा 2 टाइप्स का पड़ता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज एंगल। हम ओपन एंगल ग्लूकोमा को कहते हैं कि वो इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक होता है, बिकॉज उसमें आईओपी ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। क्लोज एंगल की बात करते हैं तो हम कहते हैं डेंजरस टाइप ऑफ ग्लूकोमा होता है, बिकॉज सडन आईओपी बढ़ता है। क्या होता है? अब एक्यूट सॉरी ओपन एंगल में क्या होता है कि जब एंगल क्लोज होता है सडन नहीं होता है, तो इनिशियली जब 50% तक एंगल क्लोज नहीं होता है तो सिम्टम नहीं दिखते, हम क्या कहते हैं? एसिम्प्टोमेटिक। क्या कहते हैं? ठीक, यहाँ पर इसका डायमीटर मैंने आपको शेयर किया 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि डायमीटर धीरे धीरे नैरो होता जाएगा, 50% तक जब डायमीटर नैरो होगा, देन वी आर गोइंग टू डिटेक्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मैंने यहाँ मेंशन किया है लाउड S1 मे बी मोस्ट प्रोमिनेंट साइन। अब S1 का दूसरा नाम है लब साउंड। क्या बोलते हैं बच्चों? लब साउंड। हार्ट का जब नॉर्मल साउंड हम पढ़ते हैं, एक S1 होता है, एक S2 होता है, लब और लब। और S1 हमेशा कब सुनाई देता है? जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल क्लोज होता है, when the closure of the atrioventricular wall they're reflecting S1, when closure of the semilunar wall they're reflecting, remember। तो हमारे पास जो है S1 को रिफ्लेक्ट कौन करता है? एक तो राइट साइड का बाइकस्पिड, एक लेफ्ट साइड का ट्राइकस्पिड, राइट साइड का एट्रियोवेंट्रिकुलर, लेफ्ट साइड का एट्रियोवेंट्रिकुलर, ये दोनों वॉल जब क्लोज होते हैं तो कौन सा साउंड देता है? अब यहाँ पर S1 कैसे है? मोस्ट प्रोमिनेंट, मतलब लाउड क्यों होगा? एग्जैक्टली लेफ्ट एट्रियम जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज रहा है, पूरा वॉल ओपन होगा तो ही ब्लड रीच करेगा। जब वॉल पूरी तरीके से खुल नहीं रहा है तो साउंड में वेरिएशन आएगा। तो साउंड कौन सा होगा? साउंड कौन सा होगा? इसके अलावा ये फीमेल का फोटो जो आपको दिख रहा है, फ्लैश चीक साइन बोलते हैं या मलार फिश बोलते हैं। फ्लैश चीक साइन और मलार फिश का जो मेन कॉज होगा रिटेंशन ऑफ CO2, रिटेंशन ऑफ, आई विल शो यू, plum red discoloration of high cheek due to resulting CO2 retention and its vasculo या vasodilatory effect। क्या होता है बच्चों? अब आपको अच्छे से पता है कि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहां से आता है? पल्मोनरी वेन्स। कहां से आता है?
और पल्मोनरी वेन ब्लड कहां से लेके आता है? लंग से। लंग्स को ब्लड कौन देता है? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी। अब ये ब्लड जो है फर्दर नहीं गया तो ब्लड वापस किसमें आ गया? याद है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, मैंने आपको लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, राइट साइड हार्ट फेलियर। अब जब ये ब्लड जो है लेफ्ट एटीएम से फर्दर नहीं जा रहा है, दैट कम बैक टू द पल्मोनरी वेन, कम बैक टू द, और लंग्स में ये वाला ब्लड भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है, तो लंग्स में पल्मोनरी कंजेशन डेवलप होगा और O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है लंग्स में डज नॉट कंप्लीटेड। जब एक्सचेंज नहीं होगा तो CO2 का क्या होगा? रिटेंशन। क्या होगा? तो CO2 बढ़ रहा है, CO2 रिटेन हो रहा है, तो ये सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। चीक जो होगा वो रेड डिस्कलर्ड हो जाएगा और यहाँ पर आपको 5 स्टार लगाना बच्चों। इवन मैं एक बात और आपको शेयर करता हूँ, SLE सुना है? सिस्टमिक लीपस एरिथमेटस, उसमें भी ये सिम्टम दिखता है, वो ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है? तो प्लीज राइट डाउन एवरीवन, हाईलाइट करना दोनों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को। थोड़ा स्पीच लिखो बच्चों। इट्स ओवर एवरीवन। बाकी कॉमन सिम्टम देखने के लिए मेन सिम्टम है लाउड S1, जिसको हम लब साउंड कहते हैं, और दूसरा फ्लैश चिक साइन, जिसका पर्पस कॉज है रिजल्टिंग CO2 रिटेंशन एंड इट्स वेसोडाइलेटरी इफेक्ट। One more thing I ask you, if the patient does have mitral valve stenosis, can it cause right side heart failure? Can it cause right side heart failure? यदि पेशेंट को लेफ्ट साइड में mitral valve stenosis है और उसको हम ठीक नहीं करते, माइल्ड मॉडरेट और सीवियर कंडीशन में जाता है, तो क्या वो राइट साइड का हार्ट फेल कर सकता है? वेरी गुड। सेकंड थिंग, जब हमने पढ़ा था कि लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कैन कॉज पल्मोनरी सिम्टम, याद है? लेफ्ट साइड का हार्ट काम नहीं करता तो पेशेंट को कौन सा सिम्टम दिखता है? और राइट साइड का हार्ट काम नहीं करता तो डेफिनेटली हम डिस्कस करें माइट्रल वॉल लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है, वो स्टेनोसिस होगा, ब्लड रिटर्न बैक आएगा टू द पल्मोनरी वेन से कहां आएगा? लंग्स में। तो कुछ आपको पल्मोनरी सिम्टम भी देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने यहां पर मेंशन किया, ध्यान से देखिएगा। डिस्निया, ऑर्थोपेनिया। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोपेनिया? पेशेंट ओनली कैन टेक ब्रीथ इन अ राइट पोजीशन। इसका मीनिंग कई बार आता है, पेशेंट ओनली कैन टेक ब्रीथ इन upright position, that is called orthopnea। पेशेंट सिर्फ अपराइट पोजीशन में सांस ले पाएगा। इसका मीनिंग एग्जाम में कई बार आया है और CH और NH में तो पूछा जा सकता है बच्चों। पेशेंट ओनली कैन टेक ब्रीथ इन अपराइट पोजीशन। दोनों सिम्टम जो है लंग्स के सिम्टम है। पैरोक्सिस्मल नॉक्चुलर डिस्निया का मतलब होता है सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड कफिंग। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर जैसे भी आपने बताया। नेक वेन डिस्टेंशन, वैसे नेक वेन डिस्टेंशन किसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकता है बच्चों? राइट साइड हार्ट फेलियर किसका होता है? देन पिटिंग और पेरिफेरल एडिमा भी किसका सिम्टम है? राइट साइड हार्ट फेलियर। एंड हेमोप्टाइसिस लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। प्लीज राइट डाउन। कुछ कॉमन सिम्टम है, बस मेन याद रखना है, लाउड S1। उनके को मिट्टी में क्या क्या पड़ गया बेटा? बंद हो गया? बिजी चल रहा है? स्टार्ट होगा? लिखा सभी ने? नाउ नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, और एक फोटो देखिएगा, सबसे लास्ट वाला फोटो देखिएगा। व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? सब देखना है, नॉन वेजिटेरियन स्पेशली सब देखना, दैट इज अ फिश। और दिस वन माउथ ऑफ दिस इज दिस वन माउथ। इस माउथ से थोड़ा सा रिलेटेड आपको ये वॉल दिख रहा है। ये वॉल कौन सा है? माइट्रल वॉल। कौन सा वॉल है? एक्स-रे एनलार्जमेंट ऑफ लेफ्ट एट्रियम, साइन ऑफ द पल्मोनरी हाइपरटेंशन, टू लेफ्ट एट्रियम ब्लड की एक्युमुलेशन हो रहा है। देन इको दिस कंफर्मेटिव डायग्नोसिस, जिसमें क्या दिखेगा? फिश माउथ शेप माइट्रल वॉल। इसको हाइड करना बच्चों, फिश माउथ शेप, क्योंकि माइट्रल वॉल जो है इसमें कितने कस्पस होते हैं बच्चों? 2 कस्पस। कितने होते हैं? 2 कस्पस। और जैसे जैसे यहाँ पर कुछ ट्यूमर का फॉर्मेशन या कैल्शियम का डिपोजिशन होगा तो वॉल नैरो होता जाएगा, और इस वॉल को जब हम इको में देखेंगे, इको में जब देखेंगे लुक्स लाइक फिश माउथ शेप।
लुक्स लाइक फिश माउथ शेप, और इसको कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन कहते हैं। एक्सरे में मैंने आपको ऑलरेडी जिक्र किया कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आएगा तो ब्लड कहां एक्युमुलेट होगा, और लेफ्ट एट्रियम का साइज क्या होगा, एनलार्ज हो जाएगा। राइट इट। लाइन ऐड करना है, जैसे आपकी बुक का शायद इसी when we identify atrial fibrillation, आपको याद होगा बच्चों atrial fibrillation का मतलब हार्ट रेट इज 350 to 600 beat per minute is called atrial fibrillation. You can notify the physician. Atrial fibrillation, atrial flutter can cause blood clot into the brain. Write it everyone. नेक्स्ट मैनेजमेंट को कैरी करने से पहले एक बात आपको क्लियर कर देता हूं। अभी हम जो वल्वुलर डिजीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास अभी डिजीज है वो है माइट्रल वॉल स्टीनोसिस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइट्रल वॉल रिगर्जिटेशन। इनके बाद में जो भी डिजीज पढ़ेगी, फॉर एग्जांपल माइकस्पिड स्टीनोसिस, pulmonary stenosis and aortic stenosis, इधर जो हम देखेंगे अगेन bicuspid regurgitation, pulmonary regurgitation, aortic regurgitation। जो मैनेजमेंट में आपको माइट्रल वॉल स्टीनोसिस का बताऊंगा वही मैनेजमेंट किसका होगा, वही किसका होगा, वही किसका होगा, क्योंकि हम ट्रीट किसको कर स्टीनोसिस को। तो मैं आगे जब ये डिजीज पढ़ूंगा वहां अलग से दोबारा मैनेजमेंट नहीं बताऊंगा। आ रहा समझ में? दूसरा, माइट्रल वॉल रिगर्जिटेशन में मैं आपको पूरा ट्रीटमेंट मॉडलिटीज पढ़ाऊंगा, चाहे वॉल रिप्लेसमेंट हो, वॉल रिपेयर हो, सब बताऊंगा। तो फिर मैं अलग से बाइकस्पिड, पल्मोनरी और आयोटिक रिगर्जिटेशन का मैनेजमेंट नहीं पढ़ूंगा। तो आपको यहाँ पर दोनों मैनेजमेंट को डिटेल में देखना है। आगे मैं सिर्फ आपको बताऊंगा इनका मीनिंग, इनके स्पेसिफिक कॉज और इनके स्पेसिफिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। बार बार हम लोग डिस्नी ऑर्थोपेडिया नहीं पढ़ेंगे कि माइट्रल वॉल और ट्राइकस्पिड और वी कैन से पल्मोनरी और आयोटिक सब में सिनोसिस होगा तो ट्रीटमेंट सबका एक है, सब में रिगर्जिटेशन होगा ट्रीटमेंट सबका एक है। बट हां, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, कैसे पता चलेगा पेशेंट को कि आयोटिक सिनोसिस कौन सा सिम्टम दिखेगा, वो मैं हाईलाइट करवा दूंगा आपको। ठीक है, ओके फाइन। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ बाइकस्पिड और माइट्रल स्टीनोसिस। ऑक्सीजन सब में जरूरी, क्योंकि वॉल नैरो है, ब्लड नहीं जा रहा है और आपकी बॉडी की ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, तो आपकी बॉडी के ऑर्गन में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन हम यहाँ पर हर सिरोसिस वाले पेशेंट को देंगे। लो सोडियम स्पेशली पल्मोनरी कंजेशन, क्योंकि लेफ्ट साइड में कुछ भी होता है तो सिम्टम कहां दिखता है, लंग्स में कहां दिखता है, उस समय लो सोडियम डाइट प्रीफर कर सकते हैं। डायरेटिक और डिकॉक्सिन डिपेंड ऑन सिचुएशन। डायरेटिक भी कहीं कि आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ाता है, डिकॉक्सिन लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। एंटी डिसरथमिया, एंटी डिसरथमिक ड्रग क्यों देंगे, क्योंकि जब ब्लड सप्लाई अल्टर्ड होता है, तो अभी मैंने कहा था पेशेंट को एटीएल फिब्रिलेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, एटीएल फिब्रिलेशन क्या है, डिसअर्थमिया क्या है। तो इस तरीके से डिसअर्थमिया को ट्रीट करने के लिए प्रोपेनामाइड देना है। प्रोपेनामाइड एंटी डिसअर्थमिक ड्रग्स है, साथ में लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेशन, क्योंकि यदि पेशेंट को एटीएल फिब्रिलेशन होगा तो किसकी जरूरत पड़ती है, आपको मैंने डिसअर्थमिया में पढ़ाया था, मैंने आपको फ्लटर और फिब्रिलेशन दोनों में एंटीकोगुलेंट को सब्स्टिट्यूट रखने के बारे में बताया था, याद है? तो प्लीज सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट राइट डाउन करिए सभी। ऑक्सीजन, लो सोडियम, यदि जरूरत पड़ी। यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक वो ड्रग नहीं है जो स्टीनोसिस को ठीक कर रहा हो, दैट इज अ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। प्लीज राइट डाउन। लिखा बच्चों? अमायोड्रोन पढ़ा होगा एंटी डिसअर्थमिक। अमायोड्रोन ग्रुप की ड्रग है, जैसे प्रोपेनामाइड। अमायोड्रोन हमने एटीएल फैक्टर में पढ़ा, फिब्रिलेशन में पढ़ा, जितने भी डिसअर्थमिया था उस ड्रग का जिक्र किया। इट्स ओवर एवरीवन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। ये बुक में इसको मैं समझना। द फर्स्ट एंड ओनली साइन ऑफ माइट्रल वॉल प्रोलैप्स, माइट्रल क्लिक, लिसनिंग विद स्टेथोस्कोप रिवीलिंग ए क्लिक। एक्चुअली क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं माइट्रल वॉल स्टीनोसिस, माइट्रल वॉल स्टीनोसिस, और स्टीनोसिस में क्या हो रहा है वॉल के अंदर बच्चों, नैरोइंग।
बट कहीं पर भी ये तो नहीं कि बंद हो रहा है ना। अब यदि ये माइट्रल वॉल प्रोलैप्स हो गया, दैट मींस डज नॉट हैव नॉर्मल फंक्शन कैपेसिटी। तो प्रोलैप्स को फाइंड आउट करने के लिए हम स्टेथोस्कोप रखेंगे। मैंने आपको नॉर्मल साउंड जब पढ़ाया था, मैंने हर साउंड का लोकेशन पढ़ाया था। मैंने आपको कहा था कि यदि किसी पेशेंट का हार्ट के साउंड सुना है तो मैंने ऑल पीपल एंजॉय टाइम वैक्सीन, रिमेंबर। और मैंने कहा राइट साइड के सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में आयोटिक, लेफ्ट साइड के सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में पल्मोनरी, लेफ्ट साइड के थर्ड इंटरकोस्टल में इरेप्स, इरेप्स में S1 और S, और लेफ्ट साइड के फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड के फिफ्थ इंटरकोस्टल मिड क्लेविकुलर लाइन, माइट्रल वॉल। कौन सा था? तो जब भी यदि पेशेंट का माइट्रल वॉल प्रोलैप्स होता है और हम माइट्रल वॉल को सुनने के लिए जहां उस लोकेशन पे स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो आपको एक क्लिक साउंड सुनाई देगा, दैट रिफ्लेक्टिंग पेशेंट हैव माइट्रल वॉल प्रोलैप्स। क्या इंडिकेट करा है? तो ये नोट करके अपनी बुक में ऐड करना, एग्जाम में सीधा पूछे जाने वाला एमसीक्यू है। What's the location? On the left side of sternum, on fifth intercostal space at the mid clavicular line, ये माइट्रल वॉल का लोकेशन है। यहाँ पर स्टेथोस्कोप लगेंगे, में क्लिक साउंड सुनाई देगा, जिसको हम वी कैन से माइट्रल क्लिक और इंडिकेट करेगा माइट्रल वॉल प्रोलैप्स। हुआ? तो हो सकता है कभी डायरेक्ट पूछे कि विच साउंड विल इंडिकेट। नाउ नेक्स्ट डिजीज, माइट्रल इनसफिशिएंसी और रिगर्जिटेशन। इनसफिशिएंसी को जो बोलते हैं फेलियर, और रिगर्जिटेशन को आप बोल सकते हो बैक फ्लो। माइट्रल इनसफिशिएंसी और वी कैन से रिगर्जिटेशन या बैक फ्लो। ओके फाइन। माइट्रल वॉल इनसफिशिएंसी और रिगर्जिटेशन का मतलब होता है, दिस इज योर माइट्रल वॉल। जैसे ही आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, व्हेन योर लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉन्ट्रैक्टेड, तो कौन सा वॉल बंद होना चाहिए? माइट्रल वॉल। कौन सा क्लोज होना चाहिए? भाई लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आयोटिक वॉल ओपन होगा और ब्लड किधर जाएगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन, ब्लड किधर जाएगा? व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉन्ट्रैक्टेड, aortic wall going to be open and mitral wall going to be closed. Blood will eject in a systemic circulation. Blood किधर जाएगा? If the mitral wall is failure to close, if your mitral wall failure to close, तो जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड वापस किधर चला जाएगा? That is a backflow. Backflow. इस backflow को कौन रोक रहा है? mitral wall को रोकना चाहिए। और mitral wall कब रोकेगा? When the mitral wall close. अब close नहीं होगा, blood return back to the atrium. और एटीएम से वापस कहां चला जाएगा? लंग्स में। कहां चला जाएगा? दैट कंडीशन वी कैन से माइट्रल वॉल रिगर्जिटेशन। क्या बोलते हैं माइट्रल वॉल? अब ये माइट्रल वॉल फेल होने के क्या कॉज हो सकते हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने प्रीवियस में माइट्रल वॉल सिनोसिस में रेमेटिक हार्ट डिजीज पढ़ाया था, रेमेटिक फीवर पढ़ाया था, आपको ट्रॉमा बताया था, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉजेस पढ़े थे। अब यहाँ पर कॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। माइट्रल वॉल इनसफिशिएंसी, दैट इज अ एक्यूट, एक्यूट में लिखा है एंडोकार्डाइटिस, क्योंकि जब मैंने आपको एंडोकार्डाइटिस पढ़ाया था मैंने कहा था कि एंडोकार्डियम द इनर मोस्ट लेयर डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड विद द ब्लड, डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड विद द इनर सरफेस ऑफ द हार्ट। अब यदि पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस है, और एंडोकार्डाइटिस का मतलब इनर लेयर ऑफ हार्ट में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, और इनर लेयर से कौन कनेक्टेड होता है? वॉल्स। कौन कनेक्टेड होता है? तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होगा तो वॉल भी अफेक्ट होगा, वॉल अफेक्ट होगा तो वॉल नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा, नहीं करेगा तो ब्लड रिटर्न बैक होगा, और इसका कॉज मैंने लिखा है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस। देन एक्यूट में लिखा पैपिलरी मसल रप्चर। एक्चुअली ये जो पैपिलरी मसल है ये नंबर में कितना होता है? प्रेजेंट क्या होता है? वेंट्रिकल्स। प्रेजेंट क्या होता है? वेंट्रिकल्स में। आप इस पिक्चर में देखिएगा, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, इसमें 3 पैपिलरी मसल्स होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल में कितनी होती है? कोई पूछ ले कि हाउ मेनी पैपिलरी मसल्स लोकेटेड इन द हार्ट, इन विच चैम्बर? वेंट्रिकल। कहां लोकेटेड होता है? ठीक है। अब ये पैपिलरी मसल्स क्या करती है? पैपिलरी मसल्स और इस कस्पस के बीच में एक कनेक्शन होता है बच्चों, दैट इज अ कोडेड टेंडन। क्या बोलते हैं? Again, here you can see that is a coded tendon. That means this is the papillary muscles. Okay, that is a coded tendon. Coded tendon. इधर भी आपको coded tendon दिख रहा है, इधर भी आपको papillary muscles दिख रहा है। Suppose अब जब आपका वेंट्रिकल काम करता है ना, तो एक पैपिलरी मसल, कोडेड टेंडन और कस्पस, पैपिलरी मसल, कोडेड टेंडन और कस्पस, ये क्या करते हैं? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन होने पर इन एट्रियोवेंट्रिकल वॉल को क्लोज करने में रोल प्ले करते हैं। जैसे ही एट्रियम फिल हो गया तो वेंट्रिकल में ब्लड जाना है तो वॉल को ओपन करने में रोल प्ले करते हैं। तो वॉल को ओपन और क्लोज करने में पैपिलरी मसल्स के साथ कौन कौन है? कोडेड टेंडन। और कोडेड टेंडन किससे कनेक्ट हो रखा है? कस्पस। मतलब कस्पस, पैपिलरी मसल्स, दोनों के बीच का कनेक्शन कौन है? कोडेड टेंडन। कनेक्शन कौन है? अब तीनों में से कोई भी खराब होता है तो कम्युनिकेशन ब्रेक होता है, और कम्युनिकेशन ब्रेक होता है मतलब उस वॉल का फंक्शन लॉस होता है, उस वॉल का फंक्शन। अब इस पिक्चर में लिखा पैपिलरी मसल रप्चर। यदि माय डियर ये पैपिलरी मसल रप्चर हो गया तो ऑटोमेटिक, सॉरी दिस इज द पैपिलरी मसल रप्चर हो गया तो ऑटोमेटिकली कोडेड टेंडन का कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो ये वॉल डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली। जब वॉल काम नहीं करेगा तो ब्लड क्या होगा? आ रहा समझ में? पैपिलरी मसल्स नंबर में कितना होता है? 5।
तीन का होता है राइट वेंट्रिकल, दो का होता है। और पेपिलरी मसल्स को कस्पस से कौन जोड़ता है? कोर्डे। यदि पेपिलरी मसल्स डैमेज हो रहा है तो उसका कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है, वॉल काम नहीं करेगा तो ब्लड वापस किधर चला जाएगा? एट्रियम में। ओके फाइन। क्रॉनिक पे जाओगे, रैमेटिक फीवर ऑलरेडी हमने पढ़ा। देन मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम जो है ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर इफेक्ट वॉल एंड मसल स्ट्रेंथ। ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, हम इसको जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जनरेशन टू जनरेशन। और ये मार्फन सिंड्रोम कहां अफेक्ट करता है? हार्ट के वॉल में, और कार्डियक जो मसल्स होती है उसको वीक करता है। क्या करता है? और वीक होने की वजह से आपका वॉल प्रॉपर क्लोज नहीं होगा। जब वॉल प्रॉपर क्लोज नहीं होगा तो ब्लड का क्या होगा? बैकफ्लो। तो मार्फन सिंड्रोम वन ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर, कनेक्टिव टिश्यू का जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसका मेन क्या कॉज करेगा? वॉल और मसल्स को वीक करेगा। और वॉल और मसल्स जब वीक होगा तो वॉल डज नॉट क्लोज कंप्लीटली, और वॉल क्लोज नहीं होगा तो ब्लड क्या होगा? आ रहा समझ में? तो दैट इज अ मार्फन सिंड्रोम, हेमेटिक फीवर एंड रप्चर ऑफ कोडी टेंडन। रप्चर ऑफ कोडी टेंडन, डेफिनेटली कोडी टेंडन रप्चर होगा तो कस्पस और पेपिलरी मसल्स के बीच का कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, और कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा तो कस्पस काम नहीं करेगा, कस्पस काम नहीं करेगा, वॉल क्लोज नहीं होगा, वॉल क्लोज नहीं होगा तो ब्लड वापस क्या होगा? रीगजिटेट होगा। तो ये इसमें दोनों में इंपॉर्टेंट जो कॉज है, एक पेपिलरी मसल्स डैमेज और एक रप्चर ऑफ द कोडे। प्लीज राइट डाउन। यहाँ पर डायरेक्ट एग्जाम एमसीक्यू बनते हैं कॉजेस पे। आप पेपिलरी मसल रप्चर को हाईलाइट करिएगा, कोडी टेंडन आल्सो। सो एवरीवन, नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। एक्जेशनल डिस्निया। एक्जेशनल का मतलब होगा ड्यूरिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी को बोलते हैं बच्चों एक्जर्शन। जब भी आप कोई एक्टिविटी करोगे आप डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगा, दैट्स अ एक्जर्शनल डिस्निया। इसको हम मोस्ट लाइकली फाउंड कहते हैं, मोस्ट लाइकली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्योंकि जब भी एक्टिविटी करोगे आपके बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड फर्दर नहीं जाके बैक फ्लो हो जाएगा, तो बैक फ्लो होगा तो वापस कहां चला जाएगा? लंग्स में। लंग्स में जाएगा तो कंजेशन होगा, तो आपको क्या फेल्ट होगा बच्चों? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। आ रहा समझ में? एक्जेशनल डिस्निया का कॉज क्या समझिएगा? एक्जेशनल मतलब एक्टिविटी, जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेयर से आप लास्ट स्टेयर पे आते हो, तो जब आप गार्ड साहब के पास साइन करते हो रजिस्टर में, तब आपकी एनर्जी को देखें। और क्लासरूम में आकर के बेंच पे जब बैग को पटकते हो, कब की एनर्जी को देखें। यू फील डिफरेंशिएशन? वहां ऑक्सीजन का लेवल काफी अच्छा होता है। और जैसे जैसे आप स्टेयर पे चढ़ते हो, पहले ऐसे चढ़ते हो, फिर ऐसे चढ़ते हो, फिर ऐसे चढ़ते हो, दैट मींस योर बॉडी नीड मोर ऑक्सीजन। तो जब बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिएगा और पेशेंट को माइट्रल वॉल रिवेजिटेशन है, तो ब्लड फर्दर बॉडी सिस्टम में नहीं जाएगा। तो बॉडी सिस्टम में नहीं जाएगा तो हार्ट को भी तो नहीं मिलेगा, हार्ट को भी नहीं मिलेगा, तो ब्लड वापस किधर जा रहा है? लंग्स में। किधर जा रहा है? और लंग्स में जब जाएगा, राइट वेंट्रिकल वाला भी लंग्स में आ रहा है, तो लंग्स में कंजेशन बढ़ेगा और लंग्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी, देन पेशेंट फील एक्जेशनल डिस्निया। क्लियर एवरीवन? एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम है हाई पिच सिस्टोलिक मर्मर। हाई पिच सिस्टोलिक मर्मर, आपको याद दिलाता हूं, जब मैंने आपको मर्मर पढ़ाया था, और मर्मर में आपको दो मर्मर बताए थे, याद करेगा, ब्लोइंग या हुशिंग, हुशिंग मर्मर। और जब ब्लोइंग और हुशिंग मर्मर पढ़ाया तो मैंने कहा था ये इंडिकेट क्या करता है? ये इंडिकेट कर रहा था फॉल्टी, या एक वर्ड यूज किया था मैंने, टर्बुलेंट, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो थ्रू वॉल्स ऑफ द हार्ट, वॉल्स ऑफ। अब यहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किधर जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किधर जा रहा है? तो ये फॉल्टी ब्लड फ्लो है। जाना तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल था, बट जा किधर रहा? लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो फॉल्टी ब्लड किसके थ्रू जा रहा है? वॉल के थ्रू। उस समय में जो मर्मर साउंड सुनाई देता कौन सा है? ब्लोइंग और, रिमेंबर, शायद कुछ बच्चे उस समय क्लास में नहीं होंगे, हार्ट में दो मर्मर साउंड होते, कितने होते? मर्मर में एक मर्मर साउंड हमें तब सुनाई देता है जब हार्ट के वॉल लीक होते हैं, हार्ट के वॉल। और हार्ट के वॉल लीक होने की वजह से जहां ब्लड फ्लो ट्रबल नहीं करना चाहिए वहां ब्लड फ्लो ट्रबल कर रहा है, दैट इंडिकेट ब्लोइंग और हुशिंग। एक मैंने पढ़ाया था ब्रूट और वेस्कुलर, और ब्रूट और वेस्कुलर इंडिकेट करता है लीकिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लीकिंग ऑफ। तो डेफिनेटली माय डियर, यहां हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वापस किधर जा रहा है? क्यों जा रहा है? बिकॉज माइट्रल वॉल डज नॉट क्लोज कंप्लीटली। तो दैट इज अ फॉल्टी ब्लड फ्लो, यस और नो? उस समय जो साउंड सुनाई देगा उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक मर्मर। और सिस्टोलिक मर्मर कौन सा होगा? ब्लोइंग और। आगे समझ में? ओके फाइन। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। नाउ ट्रीटमेंट मॉडलिटीज, रिपेयर प्रोसीजर में सबसे पहले बलून वल्वोप्लास्टी। वल्वोप्लास्टी, वल्वोप्लास्टी का मतलब होता है रिपेयर, रिपेयरमेंट ऑफ वॉल। अभी जो बलून वल्वोप्लास्टी में आपको पढ़ा रहा हूं, ये माइट्रल वॉल स्टीनोसिस का ट्रीटमेंट है। माइट्रल वॉल स्टीनोसिस का
ट्रीटमेंट है। आपको मैंने माइटल वॉल स्टेनोसिस में कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पढ़ाया था अभी, वहां पर मैंने ऑक्सीजन पढ़ाया, वहां सोडियम को रेस्ट्रिक्ट करवाया, याद है? और वहां पर मैंने आपको एंटी डिसल्फिक ड्रग का बताया, दैट इज अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब स्टेनोसिस को ओपन करना है, बस स्टेनोसिस में क्या पढ़ना है? ओपन करने के लिए उस वॉल का क्या करना पड़ेगा? रिपेयरमेंट। तो एक वर्ड लिखा मैंने, बलून वल्वोप्लास्टी। जस्ट रिमेंबर एमआई, एमआई में एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी में बलून एंजियोप्लास्टी, स्टेंट एंजियोप्लास्टी। बलून एंजियोप्लास्टी में हमने क्या पढ़ा? बलून को इंसर्ट करते हैं, इनफिट करते हैं, थ्रोम्बोलिपिड को सप्रेस करते हैं, बलून को वापस निकाल लेते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और हार्ट को ब्लड मिलने लग जाता है। रिमेंबर, यहां पर हमें बलून का यूज करके नैरो वॉल को क्या करना है? ओपन करना। नैरो वॉल को क्या करना है? ओपन करना, ठीक है। दूसरा मैंने वर्ड यूज किया, इन्वेसिव प्रोसीजर। यू नो एवरीबॉडी, इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव, जो भी प्रोसीजर में इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल कैथेटर को बॉडी में इंसर्ट करके कंडक्ट किया जाता है उसे इन्वेसिव प्रोसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? और किसी भी आर्टिकल को आउटसाइड ऑफ द बॉडी यूज करते हैं, नॉन इन्वेसिव क्या बोलते हैं? फॉर एग्जांपल सिटी स्कैन नॉन इन्वेसिव, ईसीजी नॉन इन्वेसिव, एमआरआई नॉन इन्वेसिव, ब्रोंकोस्कोपी, एंडोस्कोपी, कार्डियक कैथेटाइजेशन। वेरी गुड। यहां पर हम लोग कैथेटर का यूज करते हैं, यू कैन सी एवरीवन। अब मैंने मेंशन किया है, बलून कैथेटर पास फ्रॉम femoral vein by atrial septum to the mitral wall। एक्चुअली क्या होता है? सपोज दिस इज योर हार्ट, we have four chamber, right atrium, left atrium, left ventricle, right ventricle। स्टेनोसिस कहां पर है? mitral wall, that is a mitral wall। अब mitral wall तक पहुंचने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, एक वेन के थ्रू जा सकता है, एक आर्टरी के थ्रू। एक वेन के थ्रू और एक वेन के थ्रू जाएंगे तो हमारी एंट्री होगी राइट एट्रियम, वेन के थ्रू जाएंगे तो एंट्री क्या होगी? और आर्टरी के थ्रू जाएंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल। याद है पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। पूरे बॉडी में लोअर एक्सट्रीमिटी से वीनस रिटर्न जो आता है वो इंफीरियर वेना कावा से कहां जाता है? दैट मींस दिस इज योर इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। लोअर बॉडी से जो भी ब्लड आएगा वो एंटर क्या होता है? किसके थ्रू होता है? अपर एक्सट्रीमिटी से जो ब्लड आएगा किसके थ्रू? और एंटर क्या होता है? इसका मतलब वीनस एंट्री जब भी होगी तो हम कहां पहुंचेंगे? राइट एट्रियम। कहां पहुंचेंगे? और आर्टीरियल एंट्री जब भी होगी तो कहां पहुंचेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। कहां पहुंचेंगे? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेके निकलता है, इसको हम क्या कहते हैं? अयोटा। क्या कहते हैं? अयोटा। अयोटा होता है लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो दो चीज क्लियर हो गई, आर्टरी में कैथेटर डालेंगे तो कहां पहुंचेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। वेन में कैथेटर डालेंगे कहां पहुंचेंगे? और हमारा डेस्टिनेशन कौन है? माइट्रल वॉल। डेस्टिनेशन कौन है? माइट्रल। क्या करना है? माइट्रल वॉल को रिपेयर करना है, वल्वोप्लास्टी करना है। यहां मैंने मेंशन किया, व्हेन द फुट बाय द femoral vein by the atrial septum to the mitral wall। अब femoral vein से ब्लड कहां आएगा? इंफीरियर वेना कावा, वहां से हम कहां पहुंचे? राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एट्रियल सेप्टम है। कौन सा सेप्टम है? याद रखना, द सेप्टम डज हैव मस्कुलर पार्ट। ये मस्कुलर पार्ट होता है, स्ट्रेचेबल होता है। ओपनिंग करेंगे, जैसे ओपनिंग को वापस क्लोज करेंगे या निडल को निकालेंगे तो उस ओपनिंग को बंद करेगा। फॉर एग्जांपल कहीं पर भी आपकी बॉडी में स्ट्रेचेबल मसल्स होती है, जैसे डॉर्सोग्लूटियल, हम यहां पर जेड ट्रैक मेथड लगाते हैं, याद है? जब भी इंट्रामस्कुलर का नाम आता है तो कहां की याद आती है? मिड डेल्टोइड की, वेस्टस लेटरालिस की, वेंट्रोग्लूटियल की, डॉर्सोग्लूटियल की। किसकी याद आती है? डॉर्सोग्लूटियल मसल्स कहां होती है? बटक्स के आउटर अपर क्वाड्रेंट में, बटक्स के आउटर अपर क्वाड्रेंट में। नर्सिंग में आने से पहले क्या लगता था? इंजेक्शन लगाने का मतलब क्या है? जब हम लोग नर्सिंग प्रोफेशन में नहीं थे तो हम क्या सोचते थे? जहां शरीर में ज्यादा मास, अभी मसल्स बोलते हैं, अभी हम प्रोफेशनल हो गए, मास दिखे वहां लगा दो। पर याद रखना सिएटिक नर्व वहां से गुजरता है। कौन सा नर्व? थोड़ी बदमाशी, पैरालिसिस, क्या हो जाएगा? तो हमें आउटर अपर क्वाड्रेंट में भी चार अलग अलग डिवीजन करके फिर लास्ट डिवीजन में लगाना होता है। एग्जैक्टली दैट इज अ डॉर्सोग्लूटियल। तो डॉर्सोग्लूटियल हम लोग जेट ट्रैक मेथड यूज करते हैं, जैसे जेक्टोफॉर वगैरह लगाते हैं आयरन सप्लीमेंट को। तो हम लोग स्किन को होल्ड करते हैं, होल्ड करके निडल को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करके ड्रग को रिलीज करते हैं, निडल को निकालते हैं, स्किन को छोड़ देते हैं, तो स्किन वापस कहां पहुंच जाती है? नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। तो जो छेद हुआ था वो क्या हो जाएगा? क्लोज। वैसे आप लोग सब जेट ट्रैक से लाते हो, आईएम जब लगाते हो तो कैसे करते हो? ऐसे स्किन को एकदम स्ट्रेच करते हो, होल्ड करते हो, होल्ड करोगे तो भी जेट ट्रैक, स्ट्रेच करोगे तो भी जेट ट्रैक। और जैसा स्किन मिला वैसा लगाया तो दैट इज इंट्रामस्कुलर। आप क्या सोचते हो? दुबला पतला कोई आ गया, मरास्मिक पेशेंट, यू नो मरासमस, हम चाहते पूरे बटक्स की स्किन को एक जगह लाएं। ऐसा नहीं करना है। हमारे पास डॉर्सोग्लूटियल जहां लोकेटेड होता है वो सिएटिक नोच के आसपास होता है। आप पेल्विक बोन का ऑर्गन पढ़ोगे, उसके अंदर इशियल ट्यूबरोसिटी और अलग-अलग सिएटिक नोच का एरिया होता है, वहां डॉर्सोग्लूटियल मसल्स लोकेटेड होता है। तो मसल्स में जब भी कोई निडल या कैथेटर को इंसर्ट करते हैं तो जो ऑरिफिक ओपनिंग होता है उस डिवाइस को वहां से हटाते ही ऑरिफिक ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। हमने कैथेटर को इंसर्ट किया फीमोरल वेन में, फीमोरल वेन से हम पहुंच गए इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से पहुंच के राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से एट्रियल सेप्टम को क्रॉस करेंगे लेफ्ट एट्रियम और हम पहुंच जाएंगे माइट्रल वॉल। कहां पहुंच जाएंगे? इस पिक्चर में देखिएगा, ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये आपका माइट्रल वॉल। हम पहुंच गए माइट्रल वॉल पे, फिर बलून को क्या किया? इन्फ्लेट किया, बलून को फुलाया, वॉल नहीं खुला हुआ था, खुला किया, बलून को डिफ्लेक्ट किया और वापस बाहर निकाला। इससे क्या हुआ? इस वॉल के डायामीटर की साइज को इंक्रीज किया, डिक्रीज किया। क्यों किया? क्योंकि क्या था? स्टीनोसिस था। क्या था? दूसरा एग्जांपल, फीमोरल आर्टरी से पुट करोगे तो आप कहां से एंट्री करोगे? आयोटिक वॉल। और कहां पहुंच जाओगे? और अगेन सेम टेक्निक, माइट्रल वॉल को क्या करोगे? ओपन करोगे। तो हमने क्या किया? माइट्रल वॉल को रिपेयर किया, माइट्रल वॉल को, और रिपेयर करने को हमेशा प्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? That means valvoplastic means repairment of the wall. Balloon valvoplastic मतलब repairment with the balloon. Understand everyone? Please I go.
लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट ट्रीटमेंट मॉडलिटीज जो है ये तो याद यूज करते हैं हम लोग माइटल वॉल स्टीनोसिस में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइटल वॉल रिकन्स्ट्रक्शन। इट्स हुआ। ओके नेक्स्ट वन। वर्ड लिखा पता एनुलोप्लास्टी। प्लास्टी मतलब अगेन रिपेयरमेंट, अगेन रिपेयरमेंट, रिपेयरमेंट माइटल वॉल है। एनुलो मतलब वी कैन से वी कैन यूज सुचर। देखिए इस पिक्चर में ये आपके सामने एक रप्चर वॉल दिख रहा है। इस रप्चर वॉल को क्या कर दिया, सूचरिंग कर दिया, और सूचरिंग या डैमेज वॉल को सूचरिंग करके लीफ लेग को वापस कनेक्ट कर दिया। दैट काइंड ऑफ सर्जरी वी कैन से एनुलोप्लास्टी। क्या बोलते हैं? टाइटनिंग एंड सूचरिंग। प्लीज राइट डाउन। ये कब होगा? जब आपका वॉल रप्चर हो गया होगा, उस समय हम लोग माइटल एनुलोप्लास्टी करते हैं। ये किसी भी वॉल में हो सकता है, आयोटिक में हो सकता है, ट्राइकस्पिड हो सकता है, पल्मोनरी में हो सकता है। नाउ नेक्स्ट वन लिखा सभी ने? दैट इज अ कमीसुरोटोमी, वल्वोटोमी। ओटोमी मींस क्या होता है? ओटोमी वर्ड का यूज होता है, दैट इज अ मीनिंग ओपनिंग। ऑस्टोमी, ओटोमी ओपनिंग, ऑस्टोमी। व्हाट इज द डिफरेंस ओटोमी और ऑस्टोमी? वेरी गुड। ऑस्टोमी मींस ओपनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन आउटसाइड द बॉडी। फॉर एग्जांपल कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी में कॉलन अंदर होता है, ओपन किधर करते हैं? दैट इज ऑस्टोमी, ओपनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन आउटसाइड, ओपनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन आउटसाइड। बेस्ट एग्जांपल कोलोस्टोमी। ओटोमी जस्ट ओपनिंग, और ऑस्टोमी इंटरनल ऑर्गन को आउटसाइड ओपन करना, दैट इज अ ऑस्टोमी। अब कमीसुरोटोमी, यहां पर ओ आ रहा है, वल्वोटोमी सिंपली बिकॉज़ ओपन द वॉल, वॉल इज विजुअलाइज्ड, थ्रोम्बी आर रिमूव फ्रॉम द एट्रिया। लिखा सभी ने बच्चों? ये जो स्पेलिंग लिखा आपके सामने लिख लिया? ओके फाइन। अब इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे ये पेशेंट का वॉल है, माइटल वॉल। इस वॉल में या तो कैल्शियम डिपॉजिट होगा, तो वॉल क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या वॉल पे कोई ब्लड क्लॉट हुआ है तो आपका वॉल नैरो हो जाएगा, या वॉल में कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ है तो वॉल आपका नैरो हो जाएगा। इस सिचुएशन में कमीसुरोटोमी करते हैं। एग्जांपल लिखा है, थ्रोम्बी आर रिमूव फ्रॉम द एट्रिया। प्लीज राइट डाउन। कमीसुरोटोमी ऑब्लिक वल्वोटोमी। इन सब ट्रीटमेंट मोडालिटी से पेशेंट का वॉल ठीक नहीं होता है। पहले हमने ड्रग्स को देखा, कुछ सिनोसिस को ट्रीटमेंट, सिनोसिस को ट्रीट करने वाले बलून वल्वो प्लास्टिक को देखा, फिर हमने वॉल रिप्लेसमेंट, सॉरी वॉल को रिपेयरमेंट पढ़ा। इन सबसे यदि ठीक नहीं होता तो नेक्स्ट वॉल रिप्लेसमेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां एमसीक्यू बनते हैं बच्चों। वॉल रिप्लेसमेंट पहले समझिएगा, दो तरीके के वॉल रिप्लेसमेंट होते हैं, या टू टाइप्स, वन ऑफ द मैकेनिकल और वन ऑफ द नॉन मैकेनिकल कह सकते हैं। मैकेनिकल का मैंने प्रोस्थेटिक वॉल। बच्चों कहीं पर भी एक वर्ड आता है प्रोस्थेसिस या प्रोस्थेसिस, कभी कभी प्रोस्थेटिक लिखा आता है, प्रोस्थेसिस और प्रोस्थेटिक। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस टू रिप्लेस नॉर्मल बॉडी ऑर्गन। फॉर एग्जांपल, सुधरोगे नहीं आप लोग? हाँ, आप लिखो, बड़े महान नालायक हो आप लोग। एक्चुअली क्या होता है, सपोज किसी का ना राइट लेग ट्रेन के आगे कट गया और राइट लेग रिप्लेस किया बाय द प्रोस्थेटिक डिवाइस, बाय द प्रोस्थेटिक, या किसी का आई में, आई बॉल में ट्यूमर हो गया और ट्यूमर की वजह से उसको इन्यूक्लिएशन किया, मतलब आई बॉल को रिमूव कर लिया, तो वहां पर शादी तो करनी है ना, तो प्रोस्थेटिक आई बॉल लगाते। फर्क इतना, वहां पर ब्लिंक नहीं होता है। आप यदि 100 मीटर के डिस्टेंस से एक दूसरे से मिल रहे हो तो यू लुक्स वेरी स्मार्ट, और जहां आंखें मिली वहां पता चल जाएगा कि आपको क्या लगा हुआ है। आजकल देखा आपने, लोग विग लगाते हैं, है ना? तो जब दे कम वॉक, दूर से जब वो आ रहे हैं, लुक्स वेरी स्मार्ट। जैसे आप हैंड शेक करते हैं, आपकी नजरें पड़ी तो चिपकाई हुई कहीं दिख जाती है ना? तो रियलिटी फाइंड आउट करने के लिए करीब से देखना पड़ता है। अब हम बात करें प्रोस्थेसिस का। आपके बॉडी का कोई भी ऑर्गन किसी डिवाइस के द्वारा रिप्लेस होता है, द डिवाइस वी कैन से प्रोस्थेटिक डिवाइस। क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक। अब यहाँ पर हम पेशेंट के वल्वुलर डिजीज की बात करें, वॉल ट्रीट करने के लिए हमें वॉल को रिप्लेस करना पड़ता है, तो हमारे पास दो तरीके के वॉल होते हैं। एक मैंने लिखा प्रोस्थेटिक वॉल। इस प्रोस्थेटिक वॉल की खासियत क्या है? ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग टाइम तक चलता है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म फॉलोड बाय द वॉल रिप्लेसमेंट, लाइफ टाइम एंटीकोगुलेंट थेरेपी इज रिक्वायर्ड। यहाँ एक इमेज दिख रहा होगा, ये प्रोस्थेटिक वॉल है बच्चों, जिसमें दो कस्पस दिख रहा है, दो लीफलेट दिख रहा है। और आपको पता है कि माइटल वॉल में कितने होते हैं? माइटल वॉल में कितने लीफलेट होते हैं? इसी वॉल को यहाँ पर प्लेस किया हुआ आप देख पा रहे होंगे, दैट इज, इसी पिक्चर को और तक क्लोज आओगे, यहाँ पर ये वॉल लगा हुआ है, ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये लेफ्ट, और ये बीच का जो वॉल है दैट इज अ माइटल वॉल। कौन सा वॉल? अब ये जो प्रोस्थेटिक वॉल है, इसका सबसे ज्यादा रिस्क होता है, इट मे टू डेवलप ब्लड क्लॉट। क्या हो सकता है? और यदि ब्लड क्लॉट होगा तो वॉल में फिर से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो पेशेंट नीड टू टेक लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेंट।
पेशेंट को लाइफ लॉन्ग कौन सी दवाई लेनी पड़ेगी? फॉर एग्जाम्पल वार्फारिन हो सकता है, लाइफ लॉन्ग आपको वार्फारिन लेना पड़ेगा। और लाइफ लॉन्ग यदि आप वार्फारिन ले रहे हो, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था पेस मेकर, आपको याद है पेस मेकर पढ़ा था, और पेस मेकर में भी मैंने जिक्र किया था कि किसी को पेस मेकर डिवाइस लगाए, और पेस मेकर डिवाइस लगने के बाद में भी लाइफ लॉन्ग क्या चाहिए? एंटीकोगुलेंट। क्या चाहिए? एंटीकोगुलेंट। तो इस वॉल का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, जहां पर ड्यूरेबल जरूर है बट प्रोवोकेशन नीड फॉर एंटीकोगुलेंट लाइफ लॉन्ग, ये इसका सबसे मेजर डिसएडवांटेज है। यदि मैं दूसरे वॉल की बात करूं, बायोप्रोस्थेटिक बायोलॉजिकल ग्राफ्ट्स में लिखा है xenografts, वॉल फ्रॉम द अदर स्पीसीज लाइक पोर्सिन वॉल, यू नो पिग। देखिए पिग कितना काम का है, पिग स्वाइन फ्लू फैलाने में भी काम करता है, और पिग हमें सर्वाइव करने में भी काम करता है। तो पिग जो है उसका वॉल हम यूज कर सकते हैं। जीनोसेनिक वॉल में बोविन, दैट इज अ काउ, या फिर ह्यूमन कैडेवर, कैडेवर मतलब तो डाइड, जैसे कहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे अंग को दान कर देना, आपका भी मन करता है? इसका मतलब आप जल्दी जाना चाहते हो। अभी आज मैंने मॉर्निंग में सुबह यूट्यूब पे शायद क्लास ली होगी आपने, एक बात मैंने कही थी कि आप जिंदगी में जब 30 ईयर की एज हो जाती है ना, आपकी 30 साल, तब एक सफल व्यक्ति बनते हो आप। क्या बनते हो? 30 साल की उम्र में आप जिंदगी के सारे स्ट्रगल करिए, एक सक्सेसफुल पर्सन बनते हो। और जैसे ये 30 साल की उम्र में आप सफल इंसान बन गए, और आपके पास 40 साल तक का टाइम है, कितना साल का? 10 साल। इस 10 ईयर में आप जिंदगी में जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। 10 साल और अगली 60 ईयर की आपकी लाइफ, और इस 10 साल में सही ट्रैक पे नहीं चले, मनी का सही उपयोग किया, सही प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ नहीं गए, तो 40 के बाद चाह करके भी नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, आप ये मत सोचना मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपके बच्चे भी बढ़ जाएंगे, माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, फिर आपका मन करेगा पैसा खर्च करने के लिए, तो हम किसका सोचेंगे? परिवार का। बिकॉज हम इंडियन है, हम फॉरेनर नहीं है कि पैदा होने के बाद सिर्फ अपनी चिंता करें। हम भारतीय क्या करते हैं, जब पैसा कमाना शुरू करते हैं तब अपनी जनरेशन की चिंता शुरू कर देते हैं और अपने सपनों की हत्या कर देते हैं। तो ये जो 30 टू 40 ईयर, याद रखना कहीं नर्सिंग ऑफिसर या सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बन के बैठे होंगे आप, 30 टू 40 ईयर के बीच में जिंदगी को जितना खूबसूरत बना सकते हो ना, जी जान लगा देना। नींद की परवाह मत करना, आराम की परवाह मत करना, और अपनी लाइफ को इस तरीके से खड़ा करना कि 40 साल के बाद में कई सारी बीमारियां आपका इंतजार कर रही है। इट में डायबिटीज, इट में हाइपरटेंशन, इट में कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा। 40 ईयर से लेके 50 ईयर तक हम ऑलमोस्ट एक डिजीज के मालिक बन चुके होंगे, आप कितना भी हेल्थ में प्रिवेंशन रखेंगे तो भी। और 50 ईयर के बाद हमारी दोस्ती सिर्फ डॉक्टर, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी, योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथी के दरवाजे खटखटाने में गुजर जाएगा। और उसके बाद एक नई जनरेशन आपके परिवार में आएगी, हम दो हमारे दो। तो आप सेंटर ऑफ होम से आ जाओगे बाहर वाले रूम में, और बाहर वाले से गली मोहल्लों में, और वहां से होता हुआ रास्ता पहुंचता है वृद्धाश्रम। कहां पहुंचता है? और ये जिंदगी की सच्चाई है बच्चों। आप सोचो ना, पेड़ लगा दें घर में, पत्ते काटने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ये 10 साल आपके पास है, इस 10 साल को जितना खूबसूरत जी सकते हो ना, जितना अच्छा कर सकते हो ना, आपके हाथ में। करोगे? सिर्फ इकट्ठा नहीं करना है, खर्च करना। मैं कहता हूं कि आपको 80,000 रुपए तो मिलेंगे, खर्च करना सीखना है ना। मैं एक बच्चे का एग्जांपल देता हूं। एक बार मैं कहीं किसी एम्स में गया था, एक नर्सिंग ऑफिसर, उसकी पैंट इतनी ऊपर, ठीक है, बैग से उसने पहन रखा, बैग जो टांग रखा है, उस बैग में एक गाली टूटी हुई, एक पे सिलाई की हुई, बाइक में हेलमेट नहीं, और पूछे कितनी साल से एम्स में? 5 साल से। तो लगता तो नहीं नर्सिंग ऑफिसर है। तो सारा पैसा घर पे दे देता हूं। ऐसा काम, अपने पैसे का एटीएम किसके पास होना चाहिए? अपने पास होना चाहिए। ध्यान रखना, है ना। अपने पैसे का एटीएम किसके पास? नेवर एवर ट्रस्ट टू समवन। ध्यान रखना, विशेष बात कह रहा हूं आपको। जब मन करे खर्च करो। जब, हाँ देखो, हार्दिक पांड्या को याद कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या तो बहुत चतुर था, है ना। सीख ले सकते हो तो ले लेना, बट मेल और फीमेल में दोनों की भागीदारी बराबर होती है। कभी मेल नालायक तो कभी, मैं तो सिर्फ आपकी बात कर रहा हूं। वी आर प्रोफेशनल, हमें 30 से 40 साल में क्या करना है वो प्लानिंग आपको बता रहा है। और याद रखना इस बात को, क्योंकि 40 साल के बाद अच्छी लाइफ नहीं होती, और 30 और 40 के बाद जिंदगी की सबसे प्यारी लाइफ होती है। 30 तक हम लोग किसी से मांग के काम चलाते हैं, 40 के बाद हम किसी से मांग के काम चलाते हैं, बेटे से या फिर बहू से। इसलिए एटीएम किसके पास होना चाहिए? खुद के पास होना चाहिए। ज्यादा ना ट्रस्ट नहीं करना बेटा। हम बात करें बायोलॉजिकल ग्राफ्ट का, हम इंसान है, हम पिग से वॉल ले सकते हैं, काउ से ले सकते हैं, और कैडेवर। और कैडेवर मतलब डेड होने के बाद। अब ये वॉल जो होगा ना, इस वॉल को रिप्लेस करने के बाद आपको एंटीकोगुलेंट की जरूरत, यहां पर मेंशन किया है, रिस्क ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन स्मॉल, लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेशन आर नॉट। तो दोनों में डिफरेंस क्या था? प्रोस्टेटिक में रिस्क है टू डेवलप रेड क्लॉट, तो क्या जरूरी है? एंटीकोगुलेंट। और वहीं यदि बायोलॉजिकल ग्राफ्ट में बायोप्रोस्टेटिक यूज करेंगे तो हमें एंटीकोगुलेंट की जरूरत। ओके फाइन, प्लीज राइट डाउन। जीनोग्राफी में रिजेक्शन किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है। जीनोग्राफी में, जीनोग्राफी में इम्यूनोसप्रेसिव देना पड़ेगा। रिजेक्शन के यदि ऑर्गन यूज करें तो 100%, प्रोस्टेटिक में कम होता है। बहुत अच्छी बात पूछी। लिखा।
हुआ? ये गुब्बारे बच्चे हुए कैसे? आप लोग पहुंचे नहीं यहाँ तक है? वॉल रिप्लेसमेंट आप चारों वॉल में कर सकते हो, जितने भी आपको सर्जिकल मैनेजमेंट डिस्कस किया है वो सिनोसिस और रिगर्जिटेशन दोनों के हैं। अब एक एमसीक्यू पूछता हूं, उसके बाद उन बाकी डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ हुआ? फाइन, फाइंड आउट द राइट आंसर एवरीवन। देखिए कितना सिंपल एमसीक्यू, कितना बड़ा बनाया है। ये पेशेंट, उसकी हिस्ट्री है coronary artery disease being treated for the myocardial infarction during treatment acute mitral valve regurgitation occur। एमआई को ट्रीट करते समय देखा कि mitral valve regurgitation हो गया। What is the most likely cause of the acute mitral valve dysfunction? Please choose from one of the following। आया समझ में? इन्होंने क्या पूछा है? किसका पूछा है? mitral valve dysfunction और regurgitation। हम ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं कि पेशेंट विद हिस्ट्री, यहाँ आते भूल जाते हैं। हमें पूरे एमसीक्यू उस वर्ड को ढूंढना है, क्या पूछना चाह रहा है। अब ऑप्शन आपके सामने है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, रप्चर ऑफ द कोडी टेंडन, एथरोस्क्लेरोसिस। दैट इज, तो हमने अभी पूछ पढ़ा कि भाई कोडी टेंडन रप्चर क्या करता है। एग्जामिनर इस एमसीक्यू को 5 लाइन 6 लाइन में बता दिया। तो जब भी एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो एग्जैक्टली क्या पूछना चाहता है वो फाइंड आउट करोगे, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। चले आगे। नाउ नेक्स्ट, aortic stenosis। aortic stenosis नॉर्मली aortic wall दिखने में ऐसा दिखता है जब ओपन होता है, और क्लोज होने पर ऐसा दिखता है। यू कैन सी एवरीवन, दिस इज द नॉर्मल aortic wall। हमने stenosis में हर जगह पढ़ा narrowing, narrowing। दैट मींस माय डियर, अगेन सेकंड इमेज में जाओगे तो जितना ओपन होना चाहिए उतना ओपन, दैट मींस डज नॉट ओपन कंप्लीटली। जब ओपन पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है तो पेशेंट का जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाता है, अयोटा में। कहां जाता है? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो मैं कह सकता हूं पेशेंट को aortic wall stenosis can cause heart failure। वेरी गुड। नैरोइंग ऑफ द aortic wall opening, नॉर्मल डायमीटर हमने पढ़ा 2.6 टू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिक्रीज होकर के लेस देन या 1.5 से 2 सेंटीमीटर हो जाता है तो माइल्ड कहते हैं। 1 से 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया मॉडरेट कहते हैं, और 1 से सॉरी 0.8 से कम हो गया तो वी कैन से सीवियर। इसको नोट डाउन कर लेना बच्चों। नॉर्मल डायमीटर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कब कब हम कह सकते हैं। माइल्ड aortic stenosis, मॉडरेट aortic stenosis और सीवियर aortic stenosis। aortic stenosis के causes प्रीवियस क्लास में आपको माइट्रल और स्टेनोसिस पढ़ाया, जिसमें रेमेटिक हार्ट डिजीज पढ़ाया, रेमेटिक फीवर पढ़ाया, वो सेम कॉज यहाँ पर भी रिस्पांसिबल है। तो यहाँ बार-बार कॉजेस को डिस्कस नहीं करेगा अपन, क्या-क्या मेन सिम्टम है वो सब जरूर जानेंगे। इट्स ओवर एवरीवन। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। डिस्नी ऑन इंजेक्शन ऑलवेज रहेगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम से ब्लड वापस कहां जाएगा? लंग्स में। एंजाइना, देखिए दिस इज योर हार्ट अगेन, right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle, that is your aorta, aorta।
और पेशेंट को जो है आयोटिक वॉल का स्टीनोसिस हुआ है, तो जितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में है उतना ब्लड आगे आयोटा में नहीं पहुंचा, तो ये ब्लड वापस किधर जाएगा? लेफ्ट एटीएम से वापस किधर जाएगा? पल्मोनरी। और कहां पहुंच जाएगा? तो पेशेंट में क्या दिखेगा? डिस्निया। वन मोर थिंग, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा में बंद नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? और जब भी आपके हार्ट के टुवर्ड्स ब्लड सप्लाई डिक्रीज होता है, दैट कैन कॉज एंजाइना पेक्टोरिस। क्या कॉज करता है? तो पेशेंट को क्या फेल्ट होगा? एंजाइना। देन सिंकोप ऑन एग्जर्शन, सिंकोप, टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड सिंकोप। जैसे ब्लड सप्लाई जो है, कोई एक्टिविटी करोगे ब्लड की डिमांड बढ़ेगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, नहीं मिलेगी तो आप एक बार कॉन्शियसनेस लॉस कर लोगे, जैसे ब्लड पहुंचेगा यू कम बैक, तो दैट इज अ सिंकोप। जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हो, कोई एक्टिविटी करते हो, तो आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, कम कम डिमांड बढ़ेगी, और ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन में नर्व सप्लाई इंपेयर होगा, तो आप क्या फील करोगे? सिंकोप। तो सिंकोप का मतलब होता है टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा, आप मुझे बताएं, कभी कभी जैसे आप लोग हॉस्टल में रहते होंगे बीएससी नर्सिंग करते समय, या कॉलेज में आप पढ़े होंगे, तो टीचर कम नंबर आने पे या आपकी गलती होने पर बहुत गुस्सा करते थे, तो स्टूडेंट बेंच पे बैठा बैठा क्या हो जाता है? देखा है? ऐसे बैठा बैठा कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, उस कंडीशन को क्या कहेंगे आप? एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? कभी क्लास में टीचर ने डांटा हो और टीचर के अंदर डर पैदा करने के लिए आप बेंच पे गिर गए हो, या वार्डन ने कभी हॉस्टल से छुट्टी नहीं दी हो, वार्डन के मन में टेरर पैदा करने के लिए हॉस्टल में गिर गए, क्या बोलते हैं ना? एक वर्ड सुना आपने? एंजाइटी न्यूरोसिस। एंजाइटी न्यूरोसिस सुना है? एंजाइटी न्यूरोसिस में क्या होता है? पेशेंट होता कॉन्शियस है, होता कॉन्शियस, ऐसे लेटा हुआ है, बीच में वातावरण को चेक भी करता है। आप नोट करना, कभी है ना घर में सासू माँ ने बहू पे गुस्सा कर लिया, सासू माँ को टेरर दिखाना है, नॉट सी एंजाइटी न्यूरोसिस। कैसे होगा देखिए, पेशेंट लुक्स अनकॉन्शियस, आप ऐसे पिंच करोगे ना, नो रिस्पॉन्स, क्लिक करोगे तो भी नो रिस्पॉन्स, कोई भी बॉडी मूवमेंट देखना चाहोगे कुछ टाइम पे मूवमेंट स्लो कर लेंगे, और जैसे ही मौका मिला आसपास का एंजाइटी का माहौल है तो आंख बंद कर लो वापस, और ऐसे लेटे रहेंगे। इस तरीके के पेशेंट को डॉक्टर क्या करता है? इंट्राडर्मल डिस्टिल वाटर देता है, बहुत दर्द करता है, तो भी नो रिस्पॉन्स। और फिर क्लोरोफॉर्म सुना है? बदबूदार एक गैस होती है, कॉटन गिला करके नाक पे, पेशेंट वेक अप एंड रन अवे, है ना? तो ऐसे केसेस बहुत होते हैं, वो एक्जेक्टली टेम्पररी कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होता है। मैं तो अच्छा कहता हूं प्राइवेट हॉस्पिटल चले गए ना, आईसीयू में ले जाएंगे सीधा, बोलेंगे 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, 24,000 रुपए बिल बनेगा। और कोई पेशेंट ऐसे मिलेगा, डॉक्टर साहब मुझे 2 दिन रखो, वो 4 दिन रखेंगे, है ना? और जब 1 लाख का बिल फटेगा सासू मां आज के बाद, ऐसा बहुत होता है सोसाइटी में, वो कंडीशन शो करते हैं लाइक सिनकोप। तो सिनकोप का एग्जैक्ट मीनिंग है टेम्पररी लॉस ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई, लैक ऑफ ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई। ये माइक्रो रिग्रेटेशन वाले को देखने को मिलेगा। पैरोक्सिस्मल नॉक्चुअल डिस्निया, मैंने कहा था सीवियर फॉर्म ऑफ डिस्निया, सीवियर फॉर्म ऑफ डिस्निया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हार्श सिस्टोलिक क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मर्मर ऑब्लिक डायमंड टाइट शेप, बेस्ट हियर्ड राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर। आपको अच्छे से पता है आयोटिक साउंड कहां सुनाई देता है बच्चों? आयोटिक साउंड कहां सुनाई देता है? राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, याद है? स्टर्नम के राइट साइड में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में कौन सा साउंड सुनाई देता है? यदि साउंड नॉर्मल है तो आयोटा नॉर्मल काम कर रहा है। अब यदि पेशेंट को आयोटिक वॉल का स्टीनोसिस है, स्टीनोसिस है, तो वॉल में ब्लड जाते समय साउंड नॉर्मल तो नहीं होगा। तो मैंने 2 वर्ड यूज किया है, क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो। मींस क्या होता है? एक पिक्चर दिया मैंने, साउंड आपको सुनाई देना शुरू होगा और धीरे धीरे जोर से सुनाई देगा, लाउड सुनाई देगा, फिर वापस क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो टाइट शेप ग्राफ बन रहा है, पहले साउंड सुनाई देना शुरू हुआ तो स्लो था, फिर धीरे धीरे लाउड सुनाई दिया, फिर वापस धीरे धीरे क्या हो गया? सबसाइड। तो एक शेप बन रहा है ग्राफ में, टाइट शेप, और दैट इज हार्श सिस्टोलिक क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मर्मर। मर्मर का मतलब ही होता है एब्नॉर्मल। क्या होता है? और मैंने कहा था मर्मर में उशिंग और ब्लबिंग मर्मर, फॉल्टी ब्लड जाता है और वॉल से फॉल्टी ब्लड जाता है तो ब्लबिंग और उशिंग सुनाई देता है। बट जब आप स्टेथोस्कोप कहां लगाओगे? राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर का मतलब राइट साइड के सेकंड इंटरकोस्टल में स्पेस में जब आप स्टेथोस्कोप लगाओगे तो साउंड आपका सुनाई देना शुरू होगा, धीरे धीरे वो लाउड होगा, और लाउड होने के बाद वापस धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सबसाइड हो जाएगा। तो एक टाइट शेप ग्राफ बनेगा मॉनिटर में, द टाइट शेप ग्राफ रिफ्लेक्टिंग डायमंड शेप। क्या बोलते हैं? आगे समझ में? ये आयोटिक वॉल स्टेनोसिस के स्पेसिफिकेशन है जो एग्जाम में पूछते हैं। प्लीज राइट डाउन, राइट इट एवरीवन। यहाँ पर राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर लिखाना, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना बच्चों, राइट साइड ऑफ स्टर्नम ऑन सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। और सबको पता है आयोटिक साउंड का नॉर्मल लोकेशन होता है जहां हम आयोटिक साउंड सुनते हैं।
देखा सभी ने? तो स्पेसिफिकेशन याद रखना, लोकेशन जब पता चला, राइट साइड के सेकंड इंटरकोर्स स्पेस में साउंड कौन सा होगा, मर्मर एबनॉर्मल हार्ट साउंड होगा। साउंड के कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे, जब हार्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है उस समय आपको क्रेसेंडो, डिक्रेसेंडो, मतलब साउंड जो है वो जब सुनाई देना शुरू करेगा तब से साउंड इंक्रीज होगा, पीक पे जाने के बाद वापस कम बैक टू द नॉर्मल और सबसाइड हो जाएगा। इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखे तो समझ जाना पेशेंट को माइट्रल वॉल स्टेनोसिस है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट आयोटिक इनसफिशिएंसी और रिगर्जिटेशन। आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, दिस इज योर नॉर्मल आयोटिक साउंड। और सेकंड पिक्चर में जो दिख रहा है जहां पर पेशेंट को रीगर्जिटेशन हो रहा है बिकॉज वॉल डज नॉट क्लोज कंप्लीटली। पहली वाली पिक्चर में आप देखोगे वॉल बंद दिख रहा है और दूसरी वाली पिक्चर में देखोगे वॉल पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो पेशेंट का ब्लड क्या होगा, रीगर्जिटेट। आप देख पा रहे होंगे ब्लड वापस रीगर्जिटेट हो रहा है, दैट यू कैन सी। Leaking of the aortic wall that cause blood to flow in a reverse direction during the ventricular diastole from the aorta into the left ventricle. Blood को aorta से वापस कहाँ पहुंचाएगा बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल। जाना तो कहाँ चाहिए था, aorta में। कहाँ जाना चाहिए था? और aorta मैंने आपको हार्ट की ब्लड सप्लाई पढ़ाई थी और मैंने कहा था हार्ट को ब्लड कब सप्लाई होता है, ड्यूरिंग डायस्टोल, ड्यूरिंग। और जब डायस्टोल होगा तो डेफिनेटली aortic wall क्लोज हो जाना चाहिए, पर यहाँ पर क्लोज नहीं होगा। तो प्लीज राइट डाउन एवरीवन, aortic insufficiency और aortic regurgitation। देखा सभी ने? अच्छा आप मुझे बताइए यहाँ पर किस तरीके का साउंड दिख रहा है? आधा काइट है। दो नाम लिखवाए थे अभी, एक क्रेसेंडो, ये कौन सा है? वेरी गुड, ब्लविंग डिक्रेसेंडो डायस्टोलिक मर्मर, नो डाउट। मिट्रल और आयोटिक वॉल में जो मेजर डिफरेंस है, आयोटिक वॉल स्टेनोसिस में तो क्रेसेंडो डिक्रेसेंडो दोनों कैरेक्टरिस्टिक था, वही आयोटिक वॉल के रिगर्जिटेशन में ओनली डिक्रेसेंडो। और एक सबसे खास कैरेक्टरिस्टिक जो लिख रहा हूं देखिएगा, वाटर हैमर पल्स सुना होगा फंडामेंटल में, कॉरिगन पल्स बोलते हैं, कोलैप्सिंग पल्स बोलते हैं। क्यों? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को किधर जाना चाहिए था, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। जब ब्लड जाएगा तभी तो पल्स फेल्ट होगा, और जब ब्लड डिक्रीज हो जाएगा तो पल्स क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो ये इसका एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है यदि पेशेंट को आयोटिक वॉल में रिगर्जिटेशन होता है। वाटर हैमर पल्स, कॉरिगन पल्स, कोलैप्सिंग पल्स, इसको मेडिकल साइन देते हैं, मेडिकल साइन। जैसे पेरिकार्डिटिस में हमने पढ़ा था, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब इज अ मेडिकल साइन। अब यहाँ पर भी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में आपको सेम चीजें मिलेगी, वल्वोप्लास्टी लिख सकते हो, एनुलोप्लास्टी लिख सकते हो, और लास्ट में वॉल रिप्लेसमेंट। नाउ नेक्स्ट वन, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। अगेन नैरोइंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल। नॉर्मल डायमीटर हमने पढ़ा था 7 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कहा था कि बच्चों ये लार्जेस्ट वॉल होता है। प्लीज राइट फास्ट। ट्राइकस्पिड किस किस के बीच में होता है बच्चों? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। वेरी गुड, दैट इज योर ट्राइकस्पिड बिटवीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। 7 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका डायमीटर है, और ये मैंने कहा था सबसे लार्जेस्ट वॉल है, दैट्स द ट्राइकस्पिड वॉल। डेफिनेटली जब राइट एट्रियम ब्लड को कहां भेजा, राइट वेंट्रिकल में। ये राइट एट्रियम का ब्लड है और ये राइट वेंट्रिकल में पहुंचा है, तो जितना अमाउंट राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचेगा, तो ब्लड वापस किधर जा सकता है बच्चों, सुपीरियर वेना कावा में जा सकता है और इंफीरियर वेना कावा। और इनमें जब ब्लड वापस आएगा तो कौन से सिम्टम दिखेंगे, सिस्टमिक। तो मैं लिखा यहाँ पर कंप्लेन ऑफ वेटरिंग सेंसेशन इन द नेक, ऑब्स्ट्रक्टेड वीनस फ्लो, क्योंकि सुपीरियर वेना कावा ब्लड आपका जुगुलर वेन में जाएगा, जुगुलर वेन प्रेशर बढ़ेगा और इंडिकेट, क्योंकि जुगुलर वेन में ब्लड वापस भी आ रहा है और ये भी रिटर्न बैक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको फेटरिंग सेंसेशन फेल्ट होगा और वो इंडिकेट करेगा कि वीनस फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब आगे वीनस फ्लो को रिसीव नहीं किया जा रहा है। सुपीरियर वेना कावा ब्लड लाके राइट एट्रियम में डालता है, राइट एट्रियम ब्लड राइट वेंट्रिकल को देता है। अब वॉल के नैरोनेस की वजह से ब्लड राइट एट्रियम में एक्युमुलेशन बढ़ रहा है तो वापस किधर जाएगा, सुपीरियर, वापस सब केवियन, देन जुगुलर वेन, तो जुगुलर वेन प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा।
साइनोसिस होगा। रीजन क्या साइनोसिस होने का? राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाना चाहिए पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, लेफ्ट साइड और आपके बॉडी में जाना चाहिए, बट नहीं जा पा रहा है, जितना अमाउंट चाहिए नहीं जा पा रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी होगी। साइन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है बिटवीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच की प्रॉब्लम हो रहा है, तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड कम जा रहा है, ब्लड कम जा रहा है तो लंग्स में भी ब्लड कम जाएगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी कम होगा, तो पेशेंट को क्या हो सकता है? राइट साइड हार्ट फेलियर। साथ में लिखा है रंबलिंग, एक हिंदी का वर्ड लिखा, पढ़ पा रहे हो तो आप पढ़ लीजिएगा, डायस्टोलिक मर्मर। हिंदी वाला बड़ा अच्छा लगता है, लिखिए, ऐसा लगे बारिश आने वाली। हार्ट में सुनोगे तब लगेगा। इट्स ओवर एवरीवन, ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट डिजीज, tricuspid insufficiency या tricuspid regurgitation, tricuspid regurgitation, and that we can say failure. Tricuspid wall does not close completely when the right ventricle is contract. सिम्टम में जाओगे तो डेफिनेटली साइन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, अभी मैंने आपको ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में भी बताया। कार्वलो साइन, ये इंपॉर्टेंट है, कार्वलो साइन, इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द सिस्टोलिक मर्मर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इसको नोट करना बेटा। और ट्राइकस्पिड साउंड कहां सुन रहे थे? लेफ्ट साइड के फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। देखो नॉर्मली एक्यूमुलेशन जो एक्यूट कंडीशन है तो अपन 15 टू 20 ml तक निकाल सकते हैं। हाँ, और क्रॉनिक है तो 50 ml तक निकाल सकते हैं। 20 या 50 ml, हाँ, वो 3 बार निकालें मतलब महीने में नहीं, हाँ, उसके साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चलेगी। यदि इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाएगा तो अपने आप कम हो जाएगा, और नहीं तो यदि रिकरेंट है तो फिर निकालना पड़ेगा, जैसे प्लूरल इफ्यूजन होता है ना, ठीक ठीक है। हुआ? ओके, नाउ नेक्स्ट डिसऑर्डर, pulmonary stenosis, which is the smallest wall of the heart, pulmonary wall. नॉर्मल डायमीटर में था 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच स्मॉलेस्ट वॉल। यदि डायमीटर डिक्रीज होकर के 1.0 से 1.5 सेंटीमीटर हो जाता है तो इनिशियल सिम्टम दिखने लगेगा, माइल्ड कंडीशन होगा। 0.5 से 1.0 मॉडरेट, और लेस देन 0.5 वी कैन से सीवियर। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक आपको नोट करना, तीनों माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। सिम्टम भी डिपेंड करता है, जितना सीवियर होगा उतना सिम्टम क्विक दिखेगा आपको। हुआ? देन स्पेसिफिक एकिया सिस्टोलिक ट्रेल, लेफ्ट स्टेनल बॉर्डर। आपको पता होगा जो पल्मोनरी साउंड जो है लेफ्ट साइड में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में सुनाई देता है, और जब वापस स्टेटो लिखेंगे तो नॉर्मली जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो को रिफ्लेक्ट करता है पल्मोनरी साउंड, वो कैसा होगा? थ्रिल होगा। अगेन एबनॉर्मल, ये स्पेसिफिकेशन है। सिस्टोलिक थ्रिल हियर्ड ऑन द लेफ्ट स्टेनल बॉर्डर at left side second intercostal space.
लास्ट वल्वुलर डिजीज, पल्मोनरी इनसफिशिएंसी और पल्मोनरी रिगर्जिटेशन। ब्लविंग डायस्टोलिक मर्मर, उसका नाम है ग्राम स्टील मर्मर। ग्राम स्टील जो है जिसने फाइंड आउट किया, स्टॉप ब्लविंग डिक्रेशेंडो अर्ली डायस्टोलिक, यू नो डिक्रेशेंडो लाउड होगा फिर स्लो हो जाएगा फिर सबसाइड हो जाएगा, दैट इज अ डिक्रेशेंडो डायस्टोलिक मर्मर, पल्मोनरी इनकॉम्पिटेंस कॉज्ड बाय द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो इसी को हम कहते हैं ग्राम स्टील मर्मर। आपको माइट्रल वॉल सिनोसिस याद रखना और लिख दिया सभी ने। तो दीज आर द वल्वुलर डिजीज ऑफ द हार्ट। मेनली आपको माइट्रल वॉल सिनोसिस याद रखना और माइट्रल वॉल रिगर्जिटेशन। ट्रीटमेंट मॉडलिटीज सबका सेम है, कॉजेस ऑलमोस्ट इनसफिशिएंसी रिस्पांसिबल है, जिसके कॉज स्टेनोसिस रिस्पांसिबल है। ट्रीटमेंट मॉडलिटी सेम है, फर्क इतना है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सबके अलग-अलग है बिकॉज़ पर्टिकुलर वॉल पर्टिकुलर इंडिकेशन को इंडिकेट करता है। ट्रीटमेंट मॉडलिटी सेम है, फर्क इतना है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सबके अलग-अलग है बिकॉज़ पर्टिकुलर वॉल पर्टिकुलर इंडिकेशन को इंडिकेट करता है। नाउ नेक्स्ट डिसऑर्डर कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी दैट्स अ कार्डियक मसल डिसऑर्डर, इज अ chronic disease of the heart muscle in which muscles is abnormally thickened or stiff. एक्चुअली दोनों दोनों पिक्चर में आप देखिए, मैं दो फोटो आपको दिखा रहा हूं। आपको याद होगा जब आपको हार्ट फेलियर पढ़ाया था और हार्ट फेलियर के कॉज में जब आपने वल्वुलर वल्वुलर डिजीज पढ़ा तो मैंने आपको कार्डियोमायोपैथी ठीक बताया था। कार्डियोमायोपैथी आल्सो रिस्पांसिबल कैन कॉज हार्ट फेलियर। अब इस दोनों पिक्चर में आप देखोगे, फर्स्ट वाला जो हार्ट है और सेकंड को कंपेयर करोगे तो फर्स्ट वाले हार्ट का वॉल है आउटसाइड, एक वॉल होता है VALV, दैट इज अ वॉल, एक वॉल होता है दीवार WA, है ना। तो आप देख पाए होंगे हार्ट का जो साइड का वॉल्स है WALLS वॉल्स, दैट गोइंग टू बी थिक, जिसकी वजह से हार्ट इज अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट और दैट कैन डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, दैट कंडीशन वी कैन से कार्डियोमायोपैथी। प्लीज राइट डाउन। साथ में मेंशन करना प्राइमरली जो है अफेक्ट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स को। हाँ बेटा, हाँ थिक एंड वीकन, थिक वीक स्टिफ इलोंगेटेड, है ना। आपने एक वर्ड लिखा हुआ वीक, आप कहना चाह रहे हो ना, थिन थिन। हाँ कुछ हुआ? सी बेसिकली कार्डियोमायोपैथी पे क्या क्या चीजें पूछी जाती है, हियर यू कैन सी। फर्स्ट थिंग दैट इज अ कार्डियक मसल डिसऑर्डर, सेकंड थिंग कार्डियोमायोपैथी डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मॉडलिटीज। यदि किसी पेशेंट को कार्डियोमायोपैथी हो जाता है, ओनली वी कैन एडवाइस और वी कैन डिलीवर एंड स्टेज ऑफ लाइफ केयर, हॉस्पाइस केयर, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट और पैलेटिव केयर। क्या बोलते हैं? पैलेटिव केयर। तो यदि किसी को कार्डियोमायोपैथी है तो उसको हम कौन सा केयर देंगे बच्चों? पैलेटिव केयर।
अभी लिखना कुछ नहीं, सब आपको समझना है। पैलेटिव केयर को क्या कहते हैं? हॉस्पाइस केयर। क्या कहते हैं? हॉस्पाइस केयर या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, या हम कह सकते हैं एंड स्टेज ऑफ लाइफ केयर। पैलेटिव हॉस्पाइस मतलब होता है जो सिम्टम आपको डिटेक्ट हो रहे हैं वो सिम्टम को रिलीज करना, सिम्टम को ट्रीट करना है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं, बट कभी कभी पूछते हैं डेफिनेटिव मैनेजमेंट, तो दैट इज अ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। हार्ट, हमें यदि पेशेंट को कार्डियोमायोपैथी हो गया है और कार्डियोमायोपैथी ट्रीट नहीं हो रहा है तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन को कैडेवर का मिलेगा, किसका मिलेगा? आप अपना दिल ट्रांसफर कर सकते हो, सब बातों ही बातों में कर सकते हो, है ना, कि तूने मेरा दिल चुराया, कहते हैं ना, जिस दिन दिल चोरी हो गया ना आप ही चोरी हो जाओगे। तो एग्जैक्टली क्या होता है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन बेस्ट ट्रीटमेंट। हाँ कुछ ड्रग्स हम यूज करेंगे सिम्टम को मिनिमाइज करने के लिए, बट एग्जैक्टली कार्डियोमायोपैथी अभी तक देखा जाए तो एक ही ट्रीटमेंट मॉडलिटी है, दैट इज हार्ट, या फिर हम पेशेंट को कौन सा केयर देंगे? पैलेटिव। अब ये कार्डियोमायोपैथी 3 टाइप्स का होता है, देखिएगा वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कार्डियोमायोपैथी। एक होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एक तो मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन टाइप। या लिखवा दूं बच्चों, आप जस्ट वेट करना ना, क्या क्या चीजें आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं। जैसे वी हैव 3 टाइप्स, डायलेटेड होगा, रेस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी होगा, हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी होगा, वी हैव 3 टाइप्स। अभी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कॉमनली एसोसिएटेड विद द चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे का जन्म होता है ना तब उसको ये कार्डियोमायोपैथी होने का रिस्क होता है। तो पूछते कि चाइल्ड बर्थ के साथ एसोसिएटेड कौन सा टाइप होता है, तो आपको लिखना है डायलेटेड, एसोसिएटेड विद चाइल्ड बर्थ। अब डेफिनेटली चाइल्ड बर्थ के साथ एसोसिएटेड है तो या तो लास्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में डेवलप होगा और या डिलीवरी होने के अगले कुछ फ्यू डेज में डेवलप हो सकता है, तो वी कैन से एसोसिएटेड, क्योंकि वी हैव 3 ट्राइमेस्टर। और लास्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे को कार्डियोमायोपैथी डेवलप हुआ, बच्चे का जन्म हुआ कार्डियोमायोपैथी के साथ हुआ, तो कौन सा टाइप्स कार्डियोमायोपैथी होगी? और यदि बर्थ के साथ नहीं हुआ, बर्थ होने के बाद होता है इनिशियली, तो भी कौन सा होगा? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। और ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी क्या करेगा? ये डिक्रीज करेगा कार्डिक आउटपुट। क्या डिक्रीज करेगा? योर हार्ट कैन नॉट वर्क प्रॉपर्ली बिकॉज आउटसाइड की जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाएगा, इलोंगेटेड हो जाएगा, और जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा। कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा तो हम कहते हैं पेशेंट को हार्ट फेलियर। क्या हो जाएगा? हार्ट फेलियर। तो डायरेक्टली पूछेंगे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथी, तो आपको आंसर क्या लिखना? डायलेटेड। व्हिच कार्डियोमायोपैथी एसोसिएटेड विद द चाइल्ड बर्थ, इट कैन कॉज टू डिक्रीज। कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक आपको बता रहा हूं। सेकंड वन, हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी। और हाइपरट्रॉपिक सबसे खास बात है, हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी डज इन्वॉल्व वेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब दोनों वेंट्रिकल का बीच का जो सेप्टम होगा वो इन्वॉल्व है, बट डज नॉट चेंज कार्डियक आउटपुट। डज नॉट चेंज कार्डियक, तीनों में अकेला टाइप है जो कार्डियक आउटपुट को चेंज नहीं करता है, बाकी दोनों टाइप है। भाई रेस्ट्रिक्टिव का नाम से पता चल रहा है, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी कैन रेस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो, बट हाइपरट्रॉपिक जो है उसमें कौन इन्वॉल्व है? हार्ट का वॉल इन्वॉल्व नहीं है, कौन इन्वॉल्व है? वेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट चेंज नहीं होता है। इसका मतलब डज नॉट चेंज कार्डिक आउटपुट। अब आपसे पूछे कोई वो कौन सा टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथी है जो कार्डिक आउटपुट को नहीं चेंज करती, तो आंसर क्या लिखोगे? या वो कौन सा टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथी है जिसमें वेंट्रिकुलर सेप्टम इन्वॉल्व होता है, क्या लिखो? हाइपरट्रॉपिक। थर्ड वन इज रेस्ट्रिक्टिव। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसको लीस्ट कॉमन कहते हैं बच्चों, लीस्ट कॉमन, सबसे कम कॉमन टाइप है, और अगेन चेंज कार्डिक आउटपुट। तो ये 3 टाइप्स हम पढ़ने वाले, डायलेटेड, हाइपरट्रॉपिक और रेस्ट्रिक्टिव। मोस्ट कॉमन कौन सा है? लीस्ट कॉमन कौन सा है? एसोसिएटेड चाइल्ड बर्थ कौन सा है? डज नॉट डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, व्हिच इन्वॉल्व इन अ वेंट्रिकुलर सेप्टम। स्टार्ट करें? ओके। एक तो सिर्फ ट्रीटमेंट में रहता है कि पैलेटिव नॉट क्यूरेटिव, क्लाइंट नीड टू डील विद द नंबर्स लाइफस्टाइल चेंजेस, शॉर्टनेस और शॉर्टनिंग ऑफ द लाइफ, इसको नोट डाउन करें। पैलेटिव नॉट क्यूरेटिव, ठीक नहीं होता, पैलेटिव ट्रीटमेंट करना है। पिछला लिख लिया होगा ना, लिखना है, लिखो। अच्छा यही था ना, ये लिखो बेटा फटाफट। फाउंडेशन डे में कोई पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चों में से? कुछ तैयारियां शुरू किया? नहीं तो फिर सुबह की बड़ी क्लास शुरू करके नहीं सुनोगे। आप तो डन जरूर करना बेटा। यस, यू आर वेरी गुड, है ना, ये हिडन टैलेंट है और कभी कभी अच्छे मौकों पे दिखता है। कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम कुछ चाहिए तो मुझे बताना बेटा, फुल फ्लैश डांस करना आपको। हाँ, कॉस्ट्यूम अगर चाहिए तो आप कॉमल मैम को बताना। नहीं चाहिए ना? टाइम चाहिए था, तो टाइम सुबह को है ना? नहीं अभी डेली सुबह को प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई, कल से आओ। अच्छा वहां टाइम चाहिए, लास्ट में सब साथ में नाचेंगे ना, बड़ा स्टेज है और ऑडिटोरियम में वी हैव मोर देन 2500 कैपेसिटी। तो एक अच्छा डांस आप पहले कर लेना, फिर जो जो मेरे बिरादरी के लोग जिसको नहीं आता है ना, उनके साथ थोड़ा माहौल बना लेना बेटा, लास्ट में मौका देंगे आपको। बाकी जो भी बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, बच्चों कॉस्ट्यूम कुछ भी रिक्वायरमेंट लगे आप नीचे कॉमल मैम को बताना, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपसे 1 रुपया खर्च नहीं करवाएंगे, चिंता मत करो, है ना। आपको पार्टिसिपेट करना है, अलग अलग कल्चर को शो करना है, और आई थिंक हर स्टेट के बच्चे हैं यहाँ पर। लास्ट में एक कैट वॉक जो रहेगा, उसमें रैंप वॉक जो रहेगा, उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट कर पाए आप, तो फुल फ्लैश पार्टिसिपेट करना, ठीक है। अभी धीरे माहौल बनेगा, आज 4 बच्चे आएंगे, कल 10 आएंगे, फिर 20 आएंगे, प्रोग्राम चलते समय 4-5 और आएंगे कि मैं भी डांस करना चाहता हूँ, तो फुल फुल जॉय करना बेटा। लिख लिया सभी ने?
ऑलरेडी आई डिस्कस डायलेटेड, हाइपरट्रॉपिक और रेस्ट्रिक्टिव, एक एक को डिस्कस करते हैं. डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी आल्सो नोन एज कंजेस्टिव कार्डियोमायोपैथी, जैसे मैंने आपको कहा थी मोस्ट कॉमन टाइप है और दैट कैन कॉज एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट एसोसिएटेड विद द चाइल्ड बर्थ. और यहाँ पर 3 स्टार लगा है, एग्जाम आया हुआ एमसीक्यू. कौन से टाइप्स ऑफ कार्डियोमायोपैथी है जो चाइल्ड बर्थ के साथ एसोसिएटेड रहती है? दैट इज अ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. Although cause isn't entirely known, cardiac dilation, heart failure may be developed during the last month of pregnancy or first few months after birth. जैसे मैंने कहा था थर्ड ट्राइमेस्टर 29 to 40 वीक, दैट इज द थर्ड ट्राइमेस्टर. और इसमें भी लास्ट मंथ में इट मे रिस्क टू डेवलप. और लास्ट मंथ में नहीं हुआ तो बर्थ होने के फर्स्ट फ्यू डेज में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी डेवलप होता है. हाँ बेटा, डायलेटेड में 70%. एक्चुअली तीनों में देखा जाए ना, यही फाइंड आउट होता है कॉमनली. तो इसमें हम क्या करते हैं, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, बीटा टू एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट यूज करते हैं. जैसे ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, हार्ट का वर्कलोड कम हो जाता है, पेशेंट सर्वाइव कर लेता है. 70% सर्वाइव कर जाता है. लिखा? कल टेस्ट में मैं जरूर एमसीक्यू पुट करूंगा कार्डियोमायोपैथी के, और अच्छे अच्छे एमसीक्यू पुट करूंगा, बड़े बड़े 5-7 लाइन के. आंसर छोटा. सिलेबस जो अभी लास्ट वीक में पढ़ा, आई थिंक अली सर ने क्लास लिया है, सीएचएन गाय नहीं पढ़ा ना सर ने. और आपके बन को पढ़ा है, आपने इंटीग्रेटेड सिस्टम, आसिफ कुमार सर. नर्वस स्टार्ट किया ना? नहीं, अभी सर को मैंने ब्लड दे दिया, सर ब्लड पढ़ाएंगे. कल ही दिया मैंने ताकि ये फिनिश हो जाए पहले. नर्वस से पहले ब्लड को पूरा करेंगे, उसके लिए कल थोड़ा बचा हुआ है. और उससे पहले जो पढ़ा है खूब कंटेंट पढ़ा अपने पास, क्या दिक्कत है? पहले वाला भी रिवाइज करके आना, ठीक है? एमसीक्यू आ सकते हैं. क्यों? रिवीजन जरूरी है ना बेटा, नहीं तो भूल जाएंगे. अब तो मैं जरूर पुट करूंगा. ओके फाइन. लिखो फटाफट लिखो. ओके फाइन. एग्जैक्ट में क्या चेंजेस आता देखिएगा. हार्ट इज लेस देन 40% ऑफ ब्लड. नॉर्मली आपका हार्ट जो है टोटल वॉल्यूम का 70% ब्लड को इजेक्ट करता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में. इस पिक्चर में आप देखिएगा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट इज योर राइट वेंट्रिकल. अब राइट वेंट्रिकल ब्लड कहां भेजता है? पल्मोनरी आर्टरी में. लेफ्ट वेंट्रिकल कहां भेजता है? आयोटा में. तो ये दोनों वेंट्रिकल टोटल वॉल्यूम का 70% ब्लड इजेक्ट इन सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन. और यदि पेशेंट को कार्डियोमायोपैथी हुआ और पेशेंट का वॉल अफेक्ट हुआ तो ये कितने से कम हो जाएगा? लेस देन 40%. जिससे कार्डियक आउटपुट कम होगा, पेशेंट को क्या हो सकता है? हार्ट फेलियर. तो ये ब्लड का एक्युमुलेशन कहां हो रहा है? दोनों वेंट्रिकल में. आप इस दोनों पिक्चर को देखिएगा, ये नॉर्मल हार्ट है और ये कार्डियोमायोपैथी. जब वेंट्रिकल में ब्लड का एक्युमुलेशन होगा तो दोनों वेंट्रिकल क्या हो जाएगा? एनलार्ज. क्या हो जाएगा? तो कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ेगा? वीएनपी. कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ेगा? वेरी गुड, प्लीज राइट. हार्ट इज लेस देन 40% ऑफ ब्लड. नाउ नेक्स्ट हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, मैसिव वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. इस दोनों पिक्चर को देखिएगा, ये वेंट्रिकुलर सेप्टम है और ये भी वेंट्रिकुलर सेप्टम है. वेंट्रिकल का साइज डिक्रीज हो जाता है बट कॉन्ट्रैक्टिलिटी और रिलैक्सेशन में फर्क नहीं पड़ता है. इसलिए नॉर्मली आपका 70% जो ब्लड है इजेक्ट होना चाहिए आउट ऑफ 100%. तो साइज नैरो होने के बावजूद 70% ब्लड आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है. इसलिए मैंने मेंशन भी किया है, देखिएगा. हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोफिक किसका होता है? वेंट्रिकुलर सेप्टम, नॉट वेंट्रिकुलर चैम्बर. जब चैम्बर यदि अफेक्ट नहीं हुआ तो कार्डिक आउटपुट में चेंजेस नहीं होगा. दिस एब्नॉर्मलिटी इजंट सीन अदर टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथी. कार्डिक आउटपुट रिमेन नॉर्मल. यहां से लिखिएगा, मैसिव वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी.
लीस्ट कॉमन लिखना है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यदि हम बात करें स्पेशली रेस्ट्रिक्टिव और हाइपरट्रॉपिक। आपने कहा हाइपरट्रॉपिक में किसका इन्वॉल्वमेंट था, सेप्टम, किसका नहीं था, चैम्बर। और चैम्बर के साइड में कौन होता है, वॉल होता है, कौन होता है। और वही हम बात करें रेस्ट्रिक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव का मतलब डिक्रीज। अब डिक्रीज वॉल्यूम कैसे होगा, कंडीशन विद द चैम्बर ऑफ द हार्ट बिकम स्टिफ ओवर द टाइम। इन दोनों पिक्चर में आप देखोगे यहाँ पर आपके नॉर्मल मसल्स वॉल दिख रहा है, और दूसरी तरफ देखोगे मसल वॉल स्टिफ हो गया। स्टिफ होने की वजह से योर चैम्बर डज नॉट हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिवली। तो इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो कार्डिक आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज। कार्डिक आउटपुट क्या होगा, डायलेटेड में कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो रहा था हाइपरट्रॉपिक में, और वापस किसमें डिक्रीज हो रहा है, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। हार्ट इज एबल टू स्क्वीज वेल, इट नॉट एबल टू। जब रिलैक्स नहीं होगा तो रिफिल नहीं होगा, रिफिल नहीं होगा तो वॉल्यूम नहीं आएगा, वॉल्यूम नहीं आएगा तो कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। प्लीज राइट डाउन। What are the factors responsible can cause cardiomyopathy like viral, any kind of viral infection, हार्ट अटैक। देखिए एमआई में क्या होगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, और ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा तो सेल और टिश्यूज जो है डाई होंगे, और कहीं पे उसके फंक्शन लॉस होंगे। लॉन्ग टर्म सीवियर हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कैन कॉज स्ट्रेचिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल, दैट डिक्रीज इलास्टिसिटी, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी और रिलैक्सेशन कैपेसिटी। एक वर्ड लिखा, ब्रुगाडा सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन व्हिच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद द हार्ट इज एब्नॉर्मल। हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कौन करता है बच्चों, कंडक्शन सिस्टम कौन करता है, और कंडक्शन सिस्टम को अफेक्ट करने वाला जेनेटिक डिसऑर्डर, दैट इज नाउन एज ब्रुगाडा सिंड्रोम। बाकी न्यूरोमस्कुलर डिजीज, अल्कोहल कॉमन सिम्टम है, बट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जेनेटिक डिसऑर्डर। प्लीज राइट डाउन ब्रुगाडा सिंड्रोम।